lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So I hope आप पुराने सारे पार्ट्स देख के आए होंगे ताकि वो जो हमने थ्योरम्स करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि वो थ्योरम्स हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. So now the topic we have is distance of chords from the center. So देखो आप ये थ्योरम क्या कहते हैं, सीधा थ्योरम समझते हैं और इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे. So थ्योरम 6 says chords of a circle having the same length. ऐसी सर्कल की chords, ये एक सर्कल है, अभी तमीज से वे पे भी आएंगे हम, पहले समझ लो. एक अगर आपके पास सर्कल है और आपके पास जो chords हैं सेम लेंथ की, मतलब सिंपल वर्ड्स में इक्वल chords, ठीक है. सो मान लो एक chord हमारी ये है, ठीक है, और एक chord हमारी ये है, और ये दोनों chord हमारी सेम है. तो वो कह रहे हैं कि chords of a circle having the same length are all at the सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. मतलब सर्कल का अगर ये सेंटर है, ठीक है, अगर मान लो ये कॉर्ड 6 सेंटीमीटर की है और ये कॉर्ड भी 6 सेंटीमीटर की है, तो सर्कल से इसका डिस्टेंस अगर 3 होगा तो सर्कल से इसका डिस्टेंस भी 3 होगा. अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जैसे ये कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है. अब सेंटर से अगर मुझे कॉर्ड का डिस्टेंस देखना है तो मैं कैसे देखूंगी? क्या आपको ये चीज याद है कि किसी भी जगह का, अगर जैसे मुझे यहाँ सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस देखना है तो अब मैं इसको डिस्टेंस को ऐसे देखूं, यहां से नापूं, ऐसे नापूं, ऐसे करूं, ऐसे मेजर करूं, ऐसे मेजर करूं, कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस कैसे देखोगे? यहां से ये 3 सेंटीमीटर कैसे देखा? स्केल को ऐसे रख लो, अलग डिस्टेंस आएगा, ऐसे रख लो, अलग डिस्टेंस आएगा. तो बच्चे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है परपेंडिकुलर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जैसे अगर ये लाइन है, यहां पे सेंटर है, इस लाइन और इस डॉट का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होगा. क्योंकि जरा सा भी आप देखो, अपनी रूलर को टेढ़ा करके देखो, डिस्टेंस बढ़ जाएगा. सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा? परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा? अगर ये डिस्टेंस हम कहां से नापेंगे? परपेंडिकुलर किधर बनता है? मिड पॉइंट पे. मतलब ये मिड पॉइंट पे होगा. अगेन इस सेंटर से मुझे इस कॉर्ड का करना है, सो मैं यहां का मिड पॉइंट देखूंगी, उसको मेजर करूंगी. मतलब अगर ये मेरा सर्कल का सेंटर है, ये मेरी कॉर्ड है, मुझे दोनों का डिस्टेंस देखना है, तो मैं पहले कॉर्ड का मिड पॉइंट ढूंढूंगी और फिर सेंटर से उस मिड पॉइंट को मेजर करूंगी. वो मेरा डिस्टेंस होगा सेंटर से कॉर्ड का. क्या ये बात समझ में आ गई? बस यही चीज थी हमारे पास. अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? मेन चीज आप लोगों ने समझ ली कि वो परपेंडिकुलर वगैरह होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो समझ में आ गया. अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें यहाँ पे, अब आ जाओ अपने तमीज से वाले जो हमारी फिगर है. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से भैया ए बी एक सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है, इसी तरीके से जी एफ ये भी एक सर्कल की कॉर्ड है, एंड ए बी जो है वो इक्वल होगी किसके? जी एफ की. क्योंकि हमारी जो थ्योरम है उसका जो हमारे पास पहला जो वो था, कंडीशन थी, वो यही है कि इक्वल कॉर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है. सो भैया ये हमारे पास होगा कि ये इक्वल कॉर्ड होंगी. अब हमें क्या प्रूव करना है कि इस सेंटर से ये जो कॉर्ड का डिस्टेंस है, मतलब सेंटर सी से ई पॉइंट तक की, भैया हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव कि इस सेंटर से ई तक का डिस्टेंस सीई जो है वो इक्वल है सेंटर से एच तक के डिस्टेंस से, मतलब सी एच के. तो ये चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है. और जब भी हमें कुछ प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं? अपनी कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते हैं. तो यहाँ पे इस केस में मुझे अगर प्रूफ करना है कि ये जो है भाई साहब ये इक्वल है इसके, तो मुझे यहाँ पे कौन से बेस्ट ट्राइंगल्स ले सकती हूं मैं? देखो जरा, अगर मैं यहां से ये वाला ट्राइंगल उठा लूं और अगर मैं यहां से ये वाला ट्राइंगल उठा लूं, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में मुझे EC मिल रहा है, इस ट्राइंगल में मुझे CH मिल रहा है. तो क्या मैं प्रूफ कर पाऊंगी? हाँ कर तो पाऊंगी, लेकिन पॉइंट्स क्या लेंगे? तो ट्राइंगल्स तो पता चल गए. सो वी आर ट्रेकिंग इन ट्राइंगल. अच्छा ये चीज तुम ये भी कर सकते हो भैया, AEC ले लेना, HCF लेना, बेसिकली जो प्रूफ करना है उसको इंक्लूड कर लेना, ठीक है. सो अब देखो, इन ट्राइंगल BEC, ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल कहां गया हमारा? GHC,
ठीक है, ये हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए। अब इन दो ट्रायंगल्स में देखो मुझे क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो अगर मैं C सेंटर है, G पॉइंट है सर्कल पे, ये क्या हो गई सर्कल की रेडियस। सेम C सेंटर है, B सर्कल पे पॉइंट है, तो CB क्या हो गई रेडियस। तो मैं यहां से कह सकती हूं कि CG इक्वल होगा, CG उस साइड है, सो CG हमारा इक्वल है CB के। सो आई कैन राइट CB इक्वल्स टू CG है, दोनों ही सर्कल की रेडियस है। पहली चीज मिल गई मुझे। अब दूसरी चीज देखो, हमें पता है सेंटर से यहाँ पे सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना होगा, सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना होगा। सो आई कैन से कि मेरा एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के। और यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन है हमारी थ्योरम के भैया सेंटर से अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट पे लाइन आ रही है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्लियर है। सो दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज हम क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखना, कॉर्ड AB इक्वल है कॉर्ड GF के। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों इक्वल है, मान लो ये 6 है, ये भी 6 होगी, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ की है, तो क्या मैं कह सकती हूं कि AB का जो हाफ है वो इक्वल होगा GF के हाफ के। भाई अगर दोनों 6 है तो इसका हाफ क्या होगा 3, उसका हाफ क्या होगा 3, तो भैया तब भी तो दोनों इक्वल रहेंगे। और इस केस में यहाँ पे अगर हम AB का हाफ देखें, ये पूरा AB है, मिड पॉइंट से हाफ में हो गई ना, तो हम कह सकते हैं इसका हाफ क्या होगा BE। ठीक है, इसी तरीके से GF, ये मिड पॉइंट है ना इसका, तो मिड पॉइंट से हाफ क्या होगा GH। फिर से एक बार समझो, अगर मुझे गिवन है ये लाइन बराबर है इस लाइन के, AB बराबर है GF के, ठीक है, तो क्या इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखो ये पूरा अगर 6 है, ये पूरा अगर 6 है, तो इसका हाफ कितना हुआ 3, इसका हाफ कितना हुआ 3, तो क्या मैं नहीं कह सकती बच्चे कि इसका हाफ और इसका हाफ बराबर होगा। सेम चीज हमने यहाँ पे करी, ये पूरी कॉर्ड जो है इस पूरी कॉर्ड के बराबर है, तो हमने सिर्फ इतना ही तो कहा कि इस केस में इस कॉर्ड का जो हाफ है BE वो इक्वल होगा इस कॉर्ड के हाफ के, जो कि है GH। सो यहां से मैं कह सकती हूं कि मेरा BE इक्वल होगा GH के। अभी हम प्रूफ करके आए, आप यहाँ पे सिंपली भी लिख सकते हो हाफ ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो अगेन मुझे 3 चीजें मिल गई, और 3 चीजें क्या है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। मतलब फिर से RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनका जो ये पार्ट है CE और CH ये भी क्या होगा CPCT से इक्वल होगा। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि CE इक्वल है CH के। तो जितनी भी थ्योरम्स है उसमें कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से ही हम प्रूव कर रहे हैं। बस आपको ये जज करना है कि कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, जो प्रूव करना है वो साइड इंक्लूड होनी चाहिए, एंड वो ट्रायंगल्स लेने जिनको हम प्रूव कर सके, जिनमें हमें कॉमन चीजें मिल भी सके। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज सेट 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो दैट टू शो व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। तो अभी हम थ्योरम नंबर 6 देख के आए हैं। अब हमें उसी थ्योरम को प्रूव करना है, लेकिन क्या यूज करना है, अपना बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो नाउ अच्छा पाइथागोरस थ्योरम याद है ना क्या होता है उसमें, जब भी हमारे पास इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही होता है। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अच्छा थ्योरम क्या थी, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें इक्वल कॉर्ड्स जो होती है आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल। सो उनका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे अपनी फिगर बनाते हैं, एंड अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब हम अलग अलग दो कॉर्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, और हम मान के चलेंगे कि जो हमारी दोनों कॉर्ड्स हैं उसकी जो लेंथ है वो सेम है। सो एक ये हो गई हमारी कॉर्ड। ठीक है, लेट्स टेक दिस कॉर्ड, सीधी बना दे, देखो 3.9 इक्वली है। ठीक है, अब यहाँ पे
सेंटर देखते हैं, सेंटर मान लो यहाँ पे है, तो हमें अब क्या प्रूव करना है कि यहां सेंटर से इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा, एक सेकेंड फिर से करते हैं, सो सेंटर से इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा और सेंटर से इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जरा इसको ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। हाँ, तो यहां से ये ज्वाइन कर दिया मैंने इस तरीके से, एंड ये ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, जिस भी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन समझ आते हैं ना, तुम्हें वो समझना है। ये नहीं एक क्वेश्चन करने के 10 तरीके हो सकते हैं, तुम्हें कौन सा सबसे इजी तरीका है जहां तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है और जहां तुम एग्जाम में दिखा भी पाओ। ठीक है, उससे कर रही हैं हम। सो ये सेंटर ले लिया हमने O। ठीक है, ये ले लेते हैं ए बी, एक कॉर्ड होगी ए बी, एक कॉर्ड होगी पी क्यू। ठीक है, इसका सेंटर ले लिया सी, इसका सेंटर ले लिया हमने क्यू, सॉरी क्यू पी क्यू तो ऑलरेडी ले चुके हैं, आर ले लेते हैं। ठीक है, अब बेसिक थ्योरम हमें पता है भैया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका अगर हमें देखना है तो परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। सो यहां से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली सेंटर से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों केस में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आ रहे हैं, मतलब हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स टेक ट्रायंगल बी सी या बी ओ सी। ठीक है, सो ट्रायंगल BOC। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी ये नहीं कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, समझ कैसे आ रहा है वो देखना है अभी हमें। सो देखो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने OB है मेरे पास। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा, OB हो गया हाइपोटेन्यूज OC प्लस CB। सो OC के स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास CB BC, किसी भी तरीके से लिख लो, इसका स्क्वायर। ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब इस चीज में अच्छा एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, मान लो ये जो कॉर्ड AB है, इस पूरे AB की जो लेंथ है वो P मान ली मैंने। ठीक है, ये सब अभी जैसे समझा रहे ना, लिखते रहना जब भी एग्जाम में करोगे। तो अगर इसकी लेंथ P है तो PQ की लेंथ कितनी होगी? अभी बोला ना थ्योरम में कि भैया इक्वल कॉर्ड्स है। सो अगर यहां से लेके यहां तक P लेंथ है तो यहां से लेके यहां तक भी P लेंथ होगी, और ये परपेंडिकुलर कहां बन रहा होगा? मिड पॉइंट पे बन रहा होगा। मतलब अगर A से लेके B पूरा P है तो CB कितना होगा? P/2, हाफ होगा ना भाई, एक लाइन का मिड पॉइंट है, हाफ में डिवाइड करता है। सिमिलरली PQ हमारा P है तो RQ कितना होगा? RQ हमारा होगा P/2। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर वापस आ जाओ। अब OB क्या है? OB हमारे सर्कल की रेडियस है। सो ये हमारा हो गया R का स्क्वायर। OC कितना है? O से लेके C तक, ये तो डिस्टेंस हमें निकालना ही है। मान लेते हैं ये हमारे पास D1 है और ये D2 है। बेसिकली प्रूव करना है कि D1 इक्वल है D2 के, लेकिन अभी हम प्रूव करें तो हम मान के चल रहे दोनों का डिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक है भाई, सो चलो आ जाओ वापस। OC का स्क्वायर हो गया हमारा D1 का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर मतलब P/2 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? हमें D1 की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ से अपना इसका एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि D1 का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? इसको यहाँ भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा R² माइनस P²/4। ठीक है, समझ में आया? ये मत सोचना मैंने क्या किया, इसको यहाँ भेजा। क्यों ऐसा करे? क्योंकि रेडियस हमारी हाइपोटेन्यूज है तो R² माइनस मतलब R बड़ा होगा ना, तो इसलिए पहले रख लिया उसको। सो ये मेरे पास पहली चीज निकल के आ गई कि भैया आपका D1 स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, जो चीज मैंने ट्राइंगल BOC में करी है, सेम यही चीज हम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल QOR में। QOR ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस केस में 90 डिग्री एंगल ये है तो हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई? OQ। सो OQ का स्क्वायर इक्वल होगा, बाकी दो साइड्स क्या बची? OR और RQ, मतलब OR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। अब OQ हमारी फिर से O से लेके Q तक क्या है? रेडियस ही। अब रेडियस तो सेम ही रहेगी ना, इसमें तो कुछ R1 R2 करोगे नहीं। सो ये हमारा हो गया R² इक्वल्स टू OR। R ये हमने क्या माना था? D2 माना था इसको। सो ये आ गया D2 का स्क्वायर एंड प्लस RQ अभी देखा था हमने P/2 है तो P/2 का स्क्वायर। फिर से वही चीज करेंगे, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको हम यही रहने देंगे। ये जो है इसको यहाँ भेज देते हैं तो ये हो गया R²
माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 एंड ये इक्वल है d2 के स्क्वायर के, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहां से d2 अगर हम निकालें तो अंडर रूट में हमारे पास आ गया आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। सिमिलरली यहां से अगर हम d1 निकालेंगे, इधर स्क्वायर है तो जाके इसको रूट में कर दो, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं d1 की वैल्यू और d2 की वैल्यू एग्जैक्ट सेम है। सो हियर वी कैन प्रूव दैट d1 इज इक्वल टू d2, मतलब जो हमारा इस कॉर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से वो ही इस वाली कॉर्ड का भी, और ये कब होगा, जब दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर को प्रेजेंट करना एक बात होती है, आंसर को समझना दूसरी बात होती है। हमारा दिमाग हमेशा चलता है कि एग्जाम में लिखना कैसे है इसको, अरे भाई पहले समझ तो लो। अगर तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, बना के तो तुम लिख ही लोगे यार, जो जो कर रहे हो उसे आप लिखते रहोगे, जो लेट किया है वो लिख लोगे कि भैया इसको पी माने, इसको पी माने, इसको d1 माने, इसको d2 मांगे। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लिखोगे कैसे, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, रट्टे नहीं मारने स्टेप्स के कि अच्छा इस स्टेप के बाद ये, स्टेप के बाद ये। कंसेप्ट समझ जाओगे तो कुछ भी लेट करते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, फाइनली बस इन दोनों को इक्वली तो प्रूव करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, वो हमने लगा दिया। कंसेप्ट्स के पीछे भागो, मार्क्स झक मार के पीछे आएंगे, याद रखना है इस बात को। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर फिगर 5.15 इफ CE इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये जो CE है ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के, ठीक है। CH इज परपेंडिकुलर टू GH, ये जो CH है हमारा ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के, एंड CE इक्वल्स टू CH। CE मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। शो दैट AB इक्वल्स टू GF, मतलब समझ लो क्या है, ये थ्योरम का रिवर्स हो गया। पहले हमें थ्योरम में क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, उसकी एक कॉर्ड है, इसी सेम साइज की एक और इक्वल कॉर्ड है, तो भैया सेंटर से इसका डिस्टेंस और सेंटर से इस वाली कॉर्ड का डिस्टेंस सेम होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, आपको ऐसे दो कॉर्ड्स दे दी, एक ये रही एक ये रही, और सेंटर से बता दिया इसका डिस्टेंस मान लो x है तो इसका डिस्टेंस भी x है। अब सेंटर से डिस्टेंस सेम है, प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सो जब भी हमें ऐसा कुछ प्रूव करना होता है हम अपना कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अब देखो अगर मेरे को तो प्रूफ करना है कि AB इक्वल है GF के, अगर मैं ये पूरे पूरे ट्रायंगल्स इस तरीके से ले लूं तो क्या मैं प्रूफ कर पाऊंगी, क्या मेरे पास चीजें हैं, हम एनालाइज करेंगे, क्या हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर पाएंगे? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी जो जितनी भी थ्योरम्स काम आएंगी या जो भी मैं यूज कर पाऊंगी वो तब कर पाऊंगी अगर मैं ये वाले छोटे ट्रायंगल्स लेती हूँ। छोटे ट्रायंगल्स लेने से क्या होगा, चाहिए ये वाला ट्रायंगल ले लेना, चाहिए ये वाला ले लेना, एक ही बात है। तो छोटे ट्रायंगल्स लेने से क्या होगा, मेरे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी, 90 डिग्री का एंगल यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, एक चीज आ गई मेरे पास। ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है, दूसरी चीज आ गई मेरे पास। एक मुझे बता रखा है ये साइड इस साइड के बराबर है, तो तीन चीजें मेरी थाली में परोस के सामने ही रखी हुई है। तो मुझे लगेगा ना यार इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना कितना आसान है, यही हम करेंगे। आ जाओ जरा, इन ट्रायंगल कौन कौन से ले रहे हैं हम, AE या ACE एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है FCH। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है हमें, एंगल E जो है इक्वल है एंगल H के, दोनों ही क्या है 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है, पहली चीज मिल गई। दूसरा CA और CF दोनों बराबर हैं, क्यों भाई, क्योंकि सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस थ्रू आउट सेम ही रहेगी भाई। तीसरी चीज हमारी CE CH के बराबर है, CE CH के बराबर है, दिस इज गिवन, ये हमें चीज दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ दे रखा है ना, कहाँ गया भाई वो रहा, CE इक्वल्स टू CH, ये गिवन है। तीन चीजें मिल गई, ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, RHS कॉन्ग्रुएंसी से, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड ले लिया हमने, तो तीनों मतलब तीन चीजें मिल गई, RHS से ये दोनों हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। पर अब एक मेन बात देखो कि जब मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है तो यहाँ पे मेरे पास पूरा AB या पूरा GF तो नहीं है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके मैं सिर्फ ये कह पाऊंगी कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है बाय CPCT, ठीक है, इतना लिख लेते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिला कि मेरा EA जो है
वो इक्वल है एच एफ के। ठीक है, ये कैसे हो गया? ये तो सिंपल भैया, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं, सो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, ये चीज तो हमें मिल गई, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था? क्या हमें इन दो पार्ट्स को प्रूव करना था? नहीं, हमें प्रूव करना था कि ये पूरा ए बी जो है जीएफ के इक्वल है। तो क्या हम यहाँ पे फिर से अपनी एक थ्योरम यूज नहीं कर सकते कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो वो परपेंडिकुलर कहाँ बनता है? मिड पॉइंट पे बनता है ना, वो बाइसेक्ट करता है। तो अगर ई मिड पॉइंट है तो क्या मैं यहां से कह सकती हूँ इफ ई इज द मिड पॉइंट, सो ये मेरा हो जाएगा कि बी ई इक्वल है ए ई के, है ना, मिड पॉइंट है, आपस में इक्वल हो गए। सिमिलरली यहाँ पे भी सेंटर से परपेंडिकुलर बन रहा है, फिर से ये मिड पॉइंट हो गया। एच अगर मिड पॉइंट है तो मैं कह सकती हूँ जी एच इक्वल है एफ एच के, है ना। तो अगर हम ये कह सकते हैं भैया, तो देखो ना, अगर मैं इसको x मानती हूँ तो ये भी x हो गया, सो ये अब भैया ये इसके बराबर है तो ये भी x हो गया। अब ये पूरा कितना हो गया? 2x। इसी तरीके से ये x है, ये इसके बराबर है x, ये भी हो गया 2x। समझ में आया? एक बार फिर से समझते। देखो, दो लाइन है मेरे पास, एक लाइन मेरे पास ये रही और एक लाइन मेरे पास ये रही। अभी मैंने यहाँ पे क्या प्रूव किया है? ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अभी मैंने प्रूव किया है कि इतना पार्ट इस लाइन के इतने पार्ट के बराबर है। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये पूरी लाइन आपस में बराबर है। तो यहां से सबसे पहले हमने क्या कहा? ये मिड पॉइंट है, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। ये प्रूव किया हमने। अब मान लो ये इतना पार्ट यहां से लेके यहां तक मैंने कहा x है, तो अगर ये x है, ये पार्ट इसके बराबर है, ये भी x हो गया। सिमिलरली ये पार्ट इसके भी बराबर है तो ये भी x हो गया। अब ये पार्ट इसके बराबर है तो ये सारे क्या हो गई? ये पूरी लाइन क्या हो गई? 2x। ये पूरी लाइन क्या हो गई? 2x। तो देयरफॉर अगर वो मिड पॉइंट है और हमने अगर ये प्रूव कर दिया कि ई ए इक्वल है एच एफ के, सो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ई ए भी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एफ एच के। और ट्वाइस ऑफ ई ए क्या है? हमारी कॉर्ड ए बी। और ट्वाइस ऑफ एच एफ क्या है? एच एफ का डबल क्या है? एच एफ का डबल है जी एफ। तो ये बराबर हो गया जी एफ के। सो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ए बी इक्वल है जी एफ के। आई होप सिर्फ क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, तुम सिर्फ क्वेश्चन में रट लेते हो कि हाँ अच्छा ऐसे आ गया ऐसा आ गया, ये जो कंसेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में जाएंगे ना, फिर क्वेश्चन को कोई कितना पेपर में घुमा के तुम्हें दे दे, तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन तो थर्ड देखते हैं, बट यहाँ पे थ्योरम 7 हमारी आ गई है, नई थ्योरम नहीं है, सिर्फ जो अभी हमने क्वेश्चन में प्रूव किया उसी की बात हो रही है। कि पहले थ्योरम 6 में हमने देखा था, सेम चीज रिपीट कर रही हूं, कि अगर हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स हैं, सो उन इक्वल कॉर्ड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल है। थ्योरम नंबर 7 कह रही है कि अगर सेंटर से किसी एक कॉर्ड पे जितना डिस्टेंस है उतना ही सेंटर से दूसरी कॉर्ड का डिस्टेंस है, सो उस केस में दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ पे होगी, वाइसा वर्सा है दोनों थ्योरम्स। क्या समझ में आया? तो ये थ्योरम 7 थी। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। अब सेम चीज करनी है हमें, लेकिन इस बार हमें उसी थ्योरम को प्रूव करना है, बट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास है, करना क्या है हमें? वी हैव टू प्रूव हमें क्या करना है कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल होगा। वी हैव टू प्रूव कि हमारी कॉर्ड ए बी जो है वो इक्वल होगी किसके? जी एफ के। ठीक है, इसके इक्वल होगी। एंड हमें गिवन क्या था? गिवन सेम चीज ही थी कि हमारा जो डिस्टेंस है सी ई ये इक्वल है सी एच के। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर है ये भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये गिवन था। सेम थ्योरम 7 प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अब पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो वैसे ही हमें राइट एंगल चाहिए होते हैं। सो एक ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ऐसे ही एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं। दो ट्रायंगल्स ले लिए। लास्ट में हमने प्रूव कैसे किया था? अपना कॉन्ग्रुएंसी से। लेकिन अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। चलो एक एक करके ट्रायंगल लेते हैं। ए ई सी। सो ट्रायंगल ए ई सी। ठीक है भाई, अब इस केस में ठीक है, चलो दो तीन चीजें और पहले ही लिख लेते ताकि क्लैरिटी रहे। सो देखो यहाँ पे मार्क करते हुए चलते हैं कुछ चीजें। भाई पूरी कॉर्ड जो है हमारी क्या होगी?
ए बी, इसका डिस्टेंस मान लिया हमने d1, ठीक है। तो यहां पे इसका आधा कितना होगा, d1/2। क्या ये चीज समझ में आई? पूरा अगर कॉर्ड का डिस्टेंस d1 है, ये मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनता है, तो आधा क्या हो जाएगा, d1/2। क्या ये चीज समझ आ गई कि ये जो हमारा AE है वो क्या हो गया, d1/2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे जाऊं G से लेके F तक, क्या इसको भी d1 मांग लूं? नहीं, ये तो हमें प्रूव करना है ना कि भैया दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं, यही तो क्वेश्चन में प्रूव करना है। सो इसको मान लेते हैं हम d2, ठीक है। अगर ये पूरी कॉर्ड का जो लेंथ है वो d2 है, तो भैया इसका जो ये मिड पॉइंट से आधा हिस्सा गया, मतलब HF कितना होगा, सिंपल d2 का आधा। क्या ये चीज समझ में आ गई? चलो फिर अब एक एक करके करते हैं। पहला ट्रायंगल लिया है हमने AEF, पर ये जो हमारा 90 डिग्री है उसके सामने साइड कौन सी है, AC। सो हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर बराबर होगा हमारा EA और EC, तो EA का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, यही है ना भाई बाकी दो साइड्स, ठीक है। चलो अब एक एक करके देखते हैं। AC क्या है, A से लेके C तक, ये CA हमारी क्या है, सर्कल की रेडियस है, कॉर्ड बोल रही थी मैं, सर्कल की रेडियस है। सो AC हमारा हो गया r²। क्या ये चीज समझ आई? चलो अब आगे देखो, EA ढूंढो कहाँ है, EA कितना है, अभी हमने देखा था AE d1/2 होगा। सो ये आ गया d1/2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस EC। अब EC के बारे में हमें इतना क्वेश्चन में बता रखा है कि भैया सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस और सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है, तो मान लो अगर मैंने ये A ले लिया तो ये भी A हो जाएगा, दोनों बराबर दे रखे हैं। सो ये हमारा हो गया A²। क्या यहां तक क्लियर है? हमें किस पे काम करना है, हमें अपना काम करना है ये निकालना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ये d1 है ये d2 के बराबर है। तो यहां से d1 निकालेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा d1 का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस A² और ये आ गया r²। अब हमें पता है यहाँ पे जो r है हमारी वो हाइपोटेन्यूज है, सो वो बड़ी है, तो यहाँ उसको माइनस में नहीं लाएंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा r² माइनस A² और ये जो 4 है इसको यहाँ भेज देते हैं, इधर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ गया d1 स्क्वायर। स्क्वायर भी हटाना चाहो तो स्क्वायर हटा के इधर तुम ये कर देना, स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है। जो कि इसमें अब आगे बढ़ोगे तो ये 2 भी हो सकता है, इसको बाहर निकाल देंगे स्क्वायर रूट से, बट इतना ठीक है, d1 की वैल्यू आ गई। चलो आगे देखते हैं, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, इन ट्राइंगल। पहले कौन सा लिया था, AEC। सो अब कौन सा लेंगे, FHC, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी है, FC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और बची हुई साइड्स कौन सी है, H से C तक, H से F तक, तो HC का स्क्वायर और HC का स्क्वायर। F से लेके C तक ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस थ्रू आउट सेम ही रहेगी। देन H से C तक का डिस्टेंस A है, सो ये आ गया A² प्लस अरे गलत लिख दिया क्या, HC, 2 बार लिख दिया मैंने, 1 मिनट, एक HC है एक HF है, ठीक है। तो अब HF कितना है, d2/2 इस पूरे का स्क्वायर, d2 की वैल्यू चाहिए, इसको वहां भेज दो, ये आ गया r² माइनस A² इक्वल्स टू d2 का स्क्वायर अपॉन में 4। अगले स्टेप में कर देंगे, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया r² माइनस A² एंड यहाँ पे अगर हमें हमारे पास d2 में स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के इधर रूट बना देते हैं, तो जरा देखो यहाँ पे d1 कितना आया था अंडर रूट में 4r² माइनस A², d2 कितना आया है 4r² माइनस A²। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं d1 इक्वल है d2 के, मतलब हमारा जो ये, तो हमारा AB जो है वो इक्वल आ गया किसके, GF के इक्वल आ गया। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है। तो इस थ्योरम को हमने बोधियाना पाइथागोरस से भी प्रूफ कर दिया। क्या ये चीज समझ में आई? सो ये था एक्सरसाइज सेट 5.4। अब चलते हैं आगे, नए टॉपिक्स देखते हैं, चलो पढ़ते हैं आगे। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे की वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे, आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट पार्ट्स में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस रहते हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नीचे लिंक में आपको, मतलब नीचे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पे लाइन वाइज आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।